क्या आपको लगता है कि आज दुनिया बदल गई है? अगर मैं एक पेन और कागज उठाकर किसी राज्य की सीमाएं बनाऊं, उसमें कुछ लोगों को रखूं और अगर मैं उसमें एक राजकुमार या राजा को दर्शाऊं और मैं चाहता हूं कि वह राज्य सैकड़ों सालों तक टिका रहे, तो क्या मेरे लिए डर एक बड़ा साधन है या फिर प्यार डर से बड़ा साधन है? ये एक बहुत अच्छा दार्शनिक सवाल है और मुझे लगता है कि हमारे पास इसके व्यावहारिक उत्तर भी हैं। पहले मैं उस पहले बिंदु पर वापस जाना चाहूंगा जिसका आपने उल्लेख किया था और फिर इस सवाल का विशेष रूप से उत्तर दूंगा। एक कहावत है, आप बहुत सारे लोगों को थोड़े समय के लिए धोखा दे सकते हैं या कुछ लोगों को लंबे समय तक धोखा दे सकते हैं, लेकिन आप बहुत सारे लोगों को लंबे समय तक धोखा नहीं दे सकते। और ये महत्वपूर्ण है क्योंकि अगर आप मैकियावेली की सोच को किसी भी ऐसे शासक पर लागू करें जो परोपकारी दिखता है या दयालु व्यवहार करता है या पारिवारिक व्यक्ति की तरह पेश आता है, खासकर आज के समय में जब सोशल मीडिया है, तो यह बिल्कुल असंभव है क्योंकि आपके एक बुरे पल की बात भी सामने आ जाएगी। चाहे आप खुद को जैसा भी प्रस्तुत करें, इस समय में इसे लागू करना बहुत मुश्किल है। और मुझे लगता है कि ज्यादातर समय वास्तव में पर्दा हमेशा उठ ही जाता है और लोग उसके पीछे क्या है उसे देख लेते हैं। इसे लंबे समय तक बनाए रखना बहुत बहुत मुश्किल है। आप इतिहास में जाकर ऐसे लोगों को देख सकते हैं जैसे कि रोमन युग में कमोडस। वह बहादुर बना, दयालु बना, उदार बना और इसी तरह आगे भी, लेकिन वह इसे बनाए नहीं रख सका और लोगों ने बहुत कम समय में उसकी असलियत जान ली। अब इतिहास में जाए बिना चलिए व्यावहारिक वास्तविकताओं की बात करते हैं। आपके पास अलग अलग उदाहरण हैं दुनिया के अलग अलग हिस्सों से। मैं कुछ खास क्षेत्रों के बुरे उदाहरणों का जिक्र नहीं करूंगा, लेकिन मैं कुछ मुख्य बातें जरूर बताऊंगा और आप वास्तव में अपनी खुद की राय बना सकते हैं। ऐसे लोग हैं जो अत्यंत संपन्न समाजों में पैदा हुए, जिन्होंने खुद को, और ये राजकुमार थे, उदार और इसी तरह का दिखाया, लेकिन समय के साथ लोगों ने उनकी असलियत जान ली और उनके देशों में उनके खिलाफ विद्रोह हो गया। और इसके कई उदाहरण हैं, चाहे वह 20वीं सदी की शुरुआत का यूरोप हो या 19वीं सदी का अंत या फिर दुनिया के अलग अलग हिस्सों में। तो मुझे लगता है कि इसके कई उदाहरण हैं, ऐसे दुर्लभ उदाहरण हैं जो कई कई सदियों तक टिके रहे हैं, जिन्हें हम यहाँ मध्य पूर्व में आदर्श के रूप में देख रहे हैं। तो जो ज्यादातर लोग नहीं जानते वह यह है कि अल मखतूम्स जो दुबई पर शासन करते हैं, वे 1833 से दुबई पर शासन कर रहे हैं। इतिहास में आप जो कुछ भी पढ़ सकते हैं उसमें से एक भी नहीं, और जो कुछ भी मैं अभी अपनी नेतृत्व टीम के साथ बातचीत में देख रहा हूं उनमें से कोई भी दिखावा नहीं करता। तो आइए आप जानते हैं, जब मैं जायोनी शेख हमदान के साथ काम करता हूं तो वे जैसे सोशल मीडिया पर हैं वैसे ही असलियत में हैं, वैसे ही सड़कों पर भी हैं, और लोग वास्तव में हैरान रह जाते हैं जब वे देखते हैं कि जो आप देखते हैं वही आपको मिलता है। वो दयालु हैं, वो प्रेमपूर्ण हैं, वो उदार हैं और वो ये सब कुछ है। क्योंकि ये वे लोग हैं जिन्हें छवि की परवाह नहीं है, उन्हें विरासत की परवाह है। विरासत पर इस फोकस के साथ वे समझते हैं कि उनका संदेश किसी व्यक्ति से कहीं बड़ा है। उनकी विरासत एक राष्ट्र, एक जनता और एक ऐसे देश के लिए है जो कई कई वर्षों तक रहेगा। यही बात सच है। आप जानते हैं, बहुत से लोग इस तथ्य को नहीं जानते, तो अब्बू धाबी में अल नहयान परिवार दुनिया के सबसे लंबे समय तक शासन करने वाले शाही परिवारों में से एक है। तो वे 300 से अधिक वर्षों से शासन कर रहे हैं। और जो आपको समझना चाहिए वह यह है कि इतने लंबे समय तक लगातार सकारात्मक परिणाम प्राप्त करना बहुत बहुत कठिन है। तो अगर आप दुबई को देखें और दुबई को 1900 के शुरुआती वर्षों से 2025 तक देखें, तो केवल एक चीज स्थिर रही है। चुनौतियां चाहे जो भी रही हो, प्रगति की दिशा हमेशा ऊपर की ओर रही। यह तेल की वजह से नहीं था, हमेशा अवसर मौजूद थे। मोती का व्यापार, व्यापारिक केंद्र बनना, आप जानते हैं, इन सब पर ध्यान देना। इंटरनेट, जब कोई भी इंटरनेट पर ध्यान नहीं दे रहा था, और इसी तरह आगे भी। यह इसलिए है क्योंकि व्यवस्था काम करती है और क्योंकि नेता विरासत के लिए योजना बना सकते हैं, न कि केवल चुनाव या अल्पकालिक लक्ष्यों के लिए। मैं यह कहकर आपको यह समझाने की कोशिश नहीं कर रहा कि हमारी राजनीतिक व्यवस्था हर किसी के लिए काम करती है। मुझे लगता है कि यह हमारे लिए काम करती है और यह पूरी तरह से काम करती है, और अन्य राजनीतिक व्यवस्थाएं अन्य जगहों पर काम करती हैं। लेकिन धर्मपरायण शासक, दयालु नेता आगे भी बने रहेंगे। वे 200 वर्षों तक बने रहे। मुझे लगता है कि वे आगे भी इससे भी ज्यादा समय तक जारी रखें। इतिहास तो इसका गवाह नहीं रहा है ना? जैसे कई पीढ़ियों तक दयालु नेता रहे हैं, लेकिन आप कैसे सुनिश्चित करेंगे कि यह दयालुता हमेशा बनी रहे? क्योंकि कोई भी यह नियंत्रित नहीं कर सकता कि उनकी संतानें हमेशा कैसी होंगी। तो आप जानते हैं, इसमें एक, अगर आप दुनिया के इतिहास को देखें तो दुनिया चक्रों से गुजरती है, बदलाव के चक्रों से। जो लोग लोकतंत्र में विश्वास करते हैं वे उन चक्रों को देखेंगे जहां केवल लोकतंत्र ही है, लेकिन लोकतंत्र भी तो बदलता है ना? आप जानते हैं, कभी लोकतंत्र फिर से राजशाही बन जाता है, फिर से लोकतंत्र बन जाता है, और इसी तरह आगे बढ़ता रहता है। आपको सबसे पहले राजनीतिक व्यवस्था की संरचना को समझना होगा, आपको समाज की संरचनाओं को समझना होगा, आपको यह समझना होगा कि इस संरचना से क्या परिणाम निकलते हैं, इससे पहले कि आप यह समझें कि यह टिकेगा या नहीं। हमारी राजनीतिक व्यवस्था उन राजनीतिक व्यवस्थाओं से बहुत अलग है जो आप सोचते हैं कि कहीं और मौजूद हैं, क्योंकि ज्यादातर लोग हमारी राजनीतिक व्यवस्था को देखते हैं और उस पर एक पश्चिमी नजरिया लगा देते हैं, है ना? ये बहुत हद तक
यूनाइटेड किंगडम की राजनीतिक व्यवस्था या जर्मनी की राजनीतिक व्यवस्था या किसी भी जगह की, जब वह एक साम्राज्य था, के समान है। हमारी राजनीतिक व्यवस्था कुछ बुनियादी सिद्धांतों पर आधारित है। पहला यह है कि जनजातियों और नेतृत्व के बीच बहुत घनिष्ठ संबंध हैं और ये घनिष्ठ संबंध ऐतिहासिक हैं। तो मजलिस की अवधारणा, जहां सभी परिवार और सभी लोग शासक से मिलने आते हैं, वास्तव में दुनिया में कहीं भी देखी जाने वाली सबसे लोकतांत्रिक चीज है। मैं अपने देश के राष्ट्रपति से मिल सकता हूं, और सिर्फ मैं ही नहीं, एक और अमीराती जो ऑलैंड में रहता है, जिसकी एक छोटी सी खेती है, एक और अमीराती जो किसी कंपनी में काम करता है, वे सभी उसके मजलिस में आ सकते हैं, उससे मिल सकते हैं, उसे अपनी ज़रूरतें बता सकते हैं, उसे अपनी राय बता सकते हैं, उसे उदाहरण के लिए यह बता सकते हैं कि उनके लिए क्या काम करता है और क्या नहीं करता। ये दुनिया में कहीं भी देखी जाने वाली सबसे बेहतरीन व्यवस्था है। अगर आप कई देशों में राष्ट्रपति से मिलने जाते हैं, तो वहाँ बहुत सारी अड़चनें और लाल झंडियाँ होती हैं, जिन्हें पार करके ही आपको वह मुलाकात मिल सकती है। और जब आप जाते हैं तो वह सिर्फ एक फोटो खिंचवाने का मौका होता है और आप चले जाते हैं। मजलिस हर हफ्ते होती है। हर हफ्ते लोग दुबई के शासक या अब्बू धाबी के शासक से मिलने जाते हैं। वे राष्ट्रपति से मिलते हैं, वे वास्तव में बातचीत करते हैं, वे बैठते हैं और दूसरों को देखते हैं, वे विचार साझा करते हैं, वे अपनी चिंताएं साझा करते हैं, वे जमीन पर क्या हो रहा है इसकी जानकारी साझा करते हैं। अक्सर वैसे लोग कोशिश करते हैं यह सुनिश्चित करने की कि नेतृत्व तक ये संदेश ना पहुंचे, और ये चीजें परिणामों तक ले जाती हैं, और आज के परिणाम आप उन्हें देख सकते हैं। एक देश जिसने 1971 में शुरुआत की थी, जिसके पास केवल 45 मेरा ख्याल है विश्वविद्यालय स्नातक थे, आज दुनिया के सबसे समृद्ध देशों में से एक है। इसका परिणाम एक ऐसे सिस्टम का नतीजा है जो काम करता है। ये सिर्फ इमिरातियों के लिए ही काम नहीं करता, क्योंकि हमें तो इसका बहुत लाभ मिला है ना। आज आप देख रहे हैं कि हमारे देश को दुनिया के सबसे समृद्ध देशों में गिना जा रहा है, और हम एक शानदार जीवन जी रहे हैं। ईश्वर का शुक्र है, और हमारे नेताओं की वजह से भी हम आभारी हैं। लेकिन जो लोग इमिराती नहीं हैं, वे भी इस सिस्टम के लाभ उठा रहे हैं। एक ऐसा सिस्टम जिसमें आज से हर दिन आने वाला कल बीते हुए कल से बेहतर होता है। सबसे कठिन समय में भी लोगों को यह भरोसा दिलाया जाता है कि आप सभी का ध्यान रखा जाएगा। जब कोविड आया तो हर कोई मौत की बातें कर रहा था, और हर कोई महामारी, लॉकडाउन वगैरह की बातें कर रहा था। सबसे पहली बात जो मैंने अपने राष्ट्रपति से सुनी वह यह थी कि उन्होंने कहा, और उन्होंने यह सबके सामने सार्वजनिक रूप से किया, उन्होंने एक मजलिस की और लोगों को बुलाया और कहा चलो उनसे बात करें, कोई भी चिंता अपने ऊपर मत लो। और उन्होंने ये नहीं कहा कि अगर आप अमीराती हैं तो कोई चिंता मत करो। उन्होंने ये नहीं कहा कि अगर आप भारतीय हैं तो कोई चिंता मत करो। उन्होंने ये नहीं कहा कि अगर आप अमीर या गरीब हैं तो कोई चिंता मत करो। उन्होंने यह सबके लिए कहा, और उन्होंने कहा जब तक आप इस धरती पर हैं आपकी देखभाल की जाएगी। और ये कहने के लिए बहुत सुंदर बात है, कई देशों में उन्होंने इसी तरह के बयान दिए और फिर भी लोग मर गए, लेकिन उसके बाद जो कार्रवाई हुई और जो नतीजे आए वे अविश्वसनीय थे। और यही वह चीज है जिसे लोगों को देखना चाहिए। आपकी राजनीतिक व्यवस्था को आपके लिए यह हासिल करना चाहिए, यही सफलता है। सफलता वे नतीजे हैं जो केवल आबादी के किसी खास हिस्से या किसी खास सामाजिक वर्ग तक सीमित नहीं रहते, बल्कि सभी को शामिल करते हैं। बाहर से देखने पर मैं इस क्षेत्र की असाधारण सफलता से बहुत प्रभावित हूँ। मुझे लगता है कि आप जैसे लोगों और आपसे पहले के लोगों की वजह से ऐसा हुआ है, और मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि ऐसा क्यों है। क्या आपको लगता है कि यह व्यवस्था इसलिए काम करती है क्योंकि यहाँ 1 मिलियन इमिराती और 10 मिलियन प्रवासी हैं, यानी देश में कुल 11 मिलियन लोग हैं? क्या आपको लगता है कि यही राजनीतिक व्यवस्था 100 मिलियन लोगों के लिए भी काम कर सकती है? असल में मैं तो ये तर्क दूंगा कि ये व्यवस्था इस जनसांख्यिकीय संरचना के कारण काम नहीं करनी चाहिए थी। क्या छोटे समूहों में विश्वास सबसे अधिक नहीं होता? तो आप सरकार में विश्वास या किस चीज में विश्वास की बात कर रहे हैं? जब मैं किताबें पढ़ता हूँ कि राजनीतिक व्यवस्थाएं कैसे बनी हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि ज्यादातर लोग लगभग समाजवादी ही होते हैं। जब बात उनके परिवार की होती है, जब वहाँ 3 या 4 लोग होते हैं तो वे थोड़ा और खुल जाते हैं, और जब परिवार से समुदाय की ओर बढ़ते हैं तो भी ऐसा ही होता है। और जब आप ऐसे देश की बात करते हैं जहाँ लाखों, करोड़ों और कुछ मामलों में अरबों लोग होते हैं, वहाँ कोई बातचीत नहीं होती, कोई मजलिस नहीं होती, किसी भी देश के शासक से मिलने का कोई मौका नहीं होता। यहाँ तक कि लोकतांत्रिक देशों में भी कई जगहों पर सत्ता के केंद्र होते हैं, लेकिन वहाँ रहने वाले किसी व्यक्ति और सत्ता में बैठे लोगों के बीच शायद ही कभी कोई बातचीत होती है। उस भौगोलिक क्षेत्र में तो आप इस विश्वास को कैसे बनाए रखते हैं? एक ऐसे देश के लिए नहीं जिसमें 1 मिलियन नागरिक हों, बल्कि एक अरब के लिए। तो मैं यहाँ आपको एक अज्ञानी उत्तर देने जा रहा हूँ, क्योंकि मैं मान रहा हूँ कि जो मैं कहने जा रहा हूँ वह उस देश पर लागू होगा। तो कृपया इसे हल्के में लें। मैं आपको बताने जा रहा हूं सबसे कठिन काम है ऐसे देश का प्रबंधन करना जहां जनसंख्या का विशाल बहुमत हर क्षेत्र, हर देश से आता है, हर तरह के जीवन से जुड़ा है, एक संतुलन बिंदु होता है। तो 1 अरब लोगों का प्रबंधन करना बहुत कठिन है, 100 मिलियन लोगों का प्रबंधन करना कम कठिन है। और मुझे लगता है, मैं ये नहीं कहूंगा कि यह आसान है,
लेकिन अगर आपके पास सही जनसंख्या है, अगर आपके पास सही देश है, तो यह वास्तव में अद्भुत शक्ति और परिणामों की ओर ले जाता है। जापान को देखिए, आज जापान जैसे देश में 100 मिलियन से भी अधिक लोग हैं, जो सभी एक ही पृष्ठभूमि, एक ही सांस्कृतिक जातीयता के हैं, और जापान में बहुत सी खूबसूरत बातें हैं जिन्हें हम सब वहां जाकर सराहते हैं। हम देश की व्यवस्था की सराहना करते हैं, उसकी सफाई की सराहना करते हैं, और इस बात की सराहना करते हैं कि लोग खुद को एक समूह के रूप में सोचते हैं, न कि केवल व्यक्तिगत रूप में। तो सराहने के लिए बहुत सी बातें हैं। अब यूएई जैसे देश में, जहां जैसा कि आपने कहा आपके लोग 1 मिलियन हैं, जापान जैसे परिणाम हासिल करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हर कोई अपनी पृष्ठभूमि, अपनी संस्कृति, अपने इतिहास, अपनी समझ के साथ आपके पास आ रहा है। और कुछ लोग ऐसे हैं जो मानते हैं कि उन्हें देश को साफ रखना चाहिए। कुछ लोग ऐसे हैं जो सोचते हैं कि आप खिड़की से कुछ भी बाहर फेंक सकते हैं और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कुछ लोग ऐसे हैं जो आप जानते हैं, कुछ लोग बहुत शोरगुल करते हैं, कुछ लोग शांत रहते हैं। आपके पास हर तरह के लोग हैं। ये व्यवस्था क्यों काम करती है? ये व्यवस्था इसलिए काम करती है क्योंकि यह आसान है, ऐसा नहीं है, बल्कि इसलिए कि शुरुआत से ही सही मूलभूत बातें लागू की गई थी। अगर हमने देश की स्थापना के समय सही काम नहीं किया होता तो आबादी 10 मिलियन नहीं होती, है ना? जो विकास आप देख रहे हैं और जो विकास आप अब भी देख रहे हैं, सारी सफलता के बाद भी, वह उस बर्फ के गोले की तरह है जिसे धक्का दिया गया है। वह अब और बड़ा और तेज हो गया है, और जब हमने शुरुआत की थी उससे कहीं ज्यादा आगे बढ़ रहा है एक देश के रूप में। इसका मतलब है कि हर कोई यहाँ आता है क्योंकि यह देश उनके लिए, उनकी आजीविका के लिए और उनके भविष्य के लिए जो मूल्य पैदा करता है, वह दुनिया के किसी भी अन्य स्थान से अधिक है। आज हम उन लोगों को आकर्षित नहीं कर रहे हैं जो केवल वेतन से वेतन तक जीने की तलाश में हैं। हम जीवन के हर क्षेत्र के लोगों को आकर्षित कर रहे हैं, पिरामिड के शीर्ष से लेकर पिरामिड के निचले हिस्से तक। हाई नेटवर्थ व्यक्तियों के प्रवास के लिए हेनली इंडेक्स को देखिए, तो दुनिया में हाई नेटवर्थ व्यक्तियों का सबसे अधिक प्रवाह लगातार 3 साल तक यूएई, और आप जानते हैं दुबई और अबू धाबी में हुआ। लगभग 10,000। तो साल के हिसाब से यह संख्या 10,000, 8,000, 6,000 रही, लेकिन यह दुनिया के किसी भी अन्य स्थान से अधिक थी। और ये लोग पृथ्वी पर कहीं भी रहने का सामर्थ्य रखते हैं, और जहां भी जाते हैं उन्हें सबसे अच्छी सेवा मिल सकती है। तो फिर उन्होंने यहाँ आना क्यों चुना, है ना? और इसका जवाब आकार नहीं है, उत्तर है उत्पाद की गुणवत्ता। यहाँ जिस सरकार से वे डील कर रहे हैं, उस सरकार की गुणवत्ता किसी भी अन्य सरकार से अलग है जिनसे वे दुनिया में कहीं भी डील करते हैं। मैं कहीं भी रहने का खर्च उठा सकता हूँ, है ना? मैं टैक्स देने का खर्च उठा सकता हूँ, मैं अपार्टमेंट खरीदने का खर्च उठा सकता हूँ, मैं मदद के लिए लोगों को रखने का खर्च उठा सकता हूँ। यहाँ की सरकार की गुणवत्ता दुनिया में कहीं भी सबसे बेहतर है। यहाँ की आधारभूत संरचना की गुणवत्ता दुनिया में कहीं भी सबसे बेहतर है। क्या सरकार की गुणवत्ता इसलिए बेहतर है क्योंकि सरकार का हस्तक्षेप कम है? तो सरकार को आपके जीवन में दखल नहीं देना चाहिए। यह वह बात है जिसमें हम विश्वास करते हैं। सरकार का एक ही उद्देश्य है। सरकार का काम यह सुनिश्चित करना है कि आपकी जीवन की गुणवत्ता हर दिन आज से बेहतर हो, और हमें यह बताने की जरूरत नहीं है कि हम सरकार हैं और हम यह काम करने के लिए यहाँ हैं, है ना? ये पूरी तरह से स्वायत्तता के साथ होना चाहिए अगर संभव हो। मैं आपको एक साधारण उदाहरण देता हूँ। अगर आप पृथ्वी के अधिकांश स्थानों पर उतरते हैं तो आप देखेंगे कि जैसे ही आप उतरते हैं, आपको एक अधिकारी मिलता है जो बंदूक के साथ काउंटर के उस पार बैठा होता है। उसके सामने बुलेट प्रूफ ग्लास होता है, और आप डर महसूस करते हैं, और वे आपको बहुत डराने वाली नजरों से देखते हैं। फिर आपके पासपोर्ट को देखते हैं। कुछ देश थोड़े अधिक दोस्ताना होते हैं, लेकिन आमतौर पर यह एक बहुत डराने वाला अनुभव होता है। यूएई ने यह सेवा देने का फैसला क्यों किया, जिसे आप आजमा सकते हैं? वैसे अगर आप यहाँ अक्सर आते हैं, स्मार्ट गेट्स की सेवा देने का फैसला क्यों किया गया, जहां आपको किसी भी व्यक्ति से बात करने की जरूरत नहीं होती, आप बस एयरपोर्ट के पार चल सकते हैं। आपको तो अपना पासपोर्ट भी निकालने की जरूरत नहीं पड़ती, है ना? एक सरकार के रूप में हम अपना काम पीछे से कर रहे हैं। आपको सर्वश्रेष्ठ सेवा मिल रही है। क्या अन्य सरकारें ऐसा कर सकती हैं? बिल्कुल। हम मानते हैं कि हमारा काम है कि हम अपना कार्य करें और आपको संभवतः सबसे बेहतरीन सेवा प्रदान करें। और यही कारण है कि आप यहाँ देख रहे हैं कि सरकार हस्तक्षेप नहीं करती। अगर आपको जरूरत नहीं है तो सरकार से आपको संपर्क करने की आवश्यकता नहीं है। हम यहाँ वे सेवाएं देने के लिए हैं जिनकी आपको आवश्यकता है। लेकिन यह केवल सरकार तक सीमित नहीं रहता। और मान लीजिए सरकार की भूमिका, यह बुनियादी ढांचे के लिए भी सच है। लोगों को इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि इस सड़क पर कितने लोग काम कर रहे हैं, या मैंने इस सड़क पर कितना खर्च किया, या सड़क कैसी दिखती है। उन्हें सड़कों की गुणवत्ता की परवाह है ना? हम हर दिन बुनियादी ढांचे को उन्नत कर रहे हैं, और हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम समझते हैं कि जीवन की गुणवत्ता में सुधार बहुत बड़ा है ना? जब लोग पृथ्वी पर कहीं भी जाकर रह सकते हैं तो उनका यहाँ रहना चुनना इसका मतलब है। यह है कि यह प्रणाली एक सार्वभौमिक प्रणाली है, और ये ऐसी प्रणाली नहीं है जिसमें अमीर देश बनाम गरीब देश या बड़ा देश बनाम छोटा देश हो। ऐसे देश हैं जो हमारी तुलना में कहीं बेहतर स्थिति में है। तो अगर आप उदाहरण के लिए लीबिया को देखें तो लीबिया की आबादी लगभग 80 लाख है, इसलिए वे बहुत बड़े नहीं हैं। एक समरूप आबादी, प्राकृतिक संसाधनों के कारण दुनिया के सबसे अमीर देशों में से एक। आज आप लीबिया जा सकते हैं, ये एक युद्धग्रस्त देश है। तो जो चीज उनके पास नहीं थी वह एक गुप्त तत्व है, और वह है अच्छा नेतृत्व।
और मुझे लगता है कि हम हमेशा नेताओं के प्रभाव को कम आंकते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि किसी भी देश के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज वास्तव में अच्छे नेता होते हैं। मुझे लगता है ये अविश्वसनीय है। सरकार की कोई दखल अंदाजी नहीं, कोई डराने धमकाने की बात नहीं। मैं ये देख सकता हूँ जब मैं हवाई अड्डे से गुजरता हूँ, और मुझे लगता है कि इससे बड़ा फर्क पड़ता है। उदाहरण के लिए जब मैं किसी पश्चिमी देश में जा रहा होता हूँ या यहाँ आ रहा होता हूँ, तो फर्क काफी साफ नजर आता है। टैक्स में अंतर भी यहाँ लोगों के आने का एक बड़ा कारण है। और क्या आपको लगता है कि ये हमेशा बना रहेगा? मुझे पता है कि अब आपके यहाँ कॉर्पोरेट टैक्स है, लेकिन आपके पास वास्तव में पूंजीगत लाभ या आयकर नहीं है। अगर दूसरे देशों के लोग यहाँ आकर उस टैक्स व्यवस्था का फायदा उठाते रहते हैं, तो वे असल में अपनी आमदनी इस देश में नहीं कमा रहे, लेकिन लगभग अपना पैसा यहाँ खर्च कर रहे हैं। क्या आपको लगता है कि यह चलता रहेगा? हमें शुरुआत में टैक्स की जरूरत ही क्यों पड़ी? बहुत अच्छा विचार है, मैं आपसे सहमत हूँ। काश ऐसा ना होता। नहीं नहीं, मुझे नहीं लगता कि होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। हमें उद्देश्य को समझना होगा। टैक्स का उद्देश्य बजट को संतुलित करना है। आखिरकार आपको निवेश भी करना है और खर्च भी करना है। तो आपके पास पूंजीगत व्यय होता है, जिसे आपको अपने बुनियादी ढांचे, विकास या नए क्षेत्रों आदि पर खर्च करना होता है। और फिर आपके पास संचालन संबंधी खर्च होते हैं, जैसे वेतन आदि पर खर्च करना। तो अगर आप एक फूला हुआ बड़ा सरकार है, तो आपको ज्यादा टैक्स की जरूरत होगी। इसलिए आप जितना संभव हो सके उतना टैक्स इकट्ठा करने के लिए अलग अलग क्षेत्रों में टैक्स लगाएंगे। अगर आप एक चुस्त दुरुस्त लीन सरकार हैं, तो आप अपने संचालन की तुलना में निवेश पर ज्यादा खर्च करेंगे। अगर आप एक ऐसी सरकार हैं जो अपनी आय के स्रोतों में विविधता लाने की कोशिश करती है, तो आप सबसे अनुकूल व्यवस्था रिजीम पेश कर सकते हैं। तो हम एक सरकार के रूप में आज आय के विविध स्रोत रखते हैं। आज यूएई में वैट 5% है, और जितना ज्यादा लोग उपभोग करते हैं उतनी ही ज्यादा आय होती है। यह सरकार के लिए है। ये शानदार है ना? तो आपको वास्तव में पूंजीगत लाभ कर चुकाने के बजाय आपके 5% वैट से यह तथ्य है, मैं एक सरकार के रूप में जबरदस्त कमाई कर सकता हूं और बड़ा रिटर्न पा सकता हूं और अपना बजट संतुलित कर सकता हूं। यह शानदार है। यही बात उन सभी क्षेत्रों के लिए भी सही है जिनमें सरकार ने प्रवेश किया है। जहां यूएई में फोकस है संप्रभु संपत्ति कोषों में, वहां फोकस वैश्विक है। सरकार से संबंधित वे संस्थाएं जो वैश्विक प्रकृति की हैं, चाहे वे बंदरगाह संचालक हों, हवाई अड्डा संचालक हों, एयरलाइंस हों या बैंक हों, हमने हमेशा अपने पूरे इतिहास में कभी खुद को केवल अपनी भौगोलिक सीमाओं तक सीमित नहीं समझा। हम हमेशा मानते हैं कि हम जो भी करें उसमें वैश्विक स्तर के खिलाड़ी बन सकते हैं, और इसी सोच के साथ हम राजस्व के ऐसे स्रोत बना पाते हैं जहां अन्य लोग उन चुनौतियों को देख रहे हैं जिन्हें वे पार नहीं कर सकते। और यही बात है, अगर आप किसी चीज के सिद्धांत को समझते हैं तो टैक्स क्यों होते हैं, अगर आप समझते हैं कि क्यों, और अगर आप इसकी बुनियादी बातों को समझते हैं, तो आप एक ऐसा सिस्टम बना सकते हैं जो सभी पक्षों के लिए काम करे, जहां जो लोग यहां आते हैं वे अपनी आय का बड़ा हिस्सा घर ले जा सकें, जहां सरकार अपना बजट संतुलित कर सके और जहां निवेश किए जा सके, ताकि सभी के लिए जीवन की गुणवत्ता बेहतर हो सके। नहीं, ये एक उचित बात है। मुझे लगता है कि एकमात्र बिंदु जहां मैं आपत्ति कर सकता हूं, वह इन लोगों में से कई के लिए है। इनमें से बहुत से लोग, मान लीजिए भारत से आ रहे हैं या अलग अलग जगहों से आ रहे हैं, जो टैक्स वे नहीं दे रहे हैं वह यहाँ कमाई गई आय पर नहीं है। वे अपनी आय दूसरे देशों में कमा रहे हैं, मुनाफा यहाँ दर्ज किया जाता है, और फिर वे टैक्स नहीं देते, भले ही उस देश का बजट संतुलित न हो जहाँ वे वास्तव में आय कमा रहे हैं। तो यह वास्तव में ओईसीडी के पिलर 2 के साथ बदल रहा है। एक ऐसी संरचना लागू हो रही है जिसमें आपको उसी देश में कॉर्पोरेट टैक्स देना होगा जहां से आप आय कमा रहे हैं। तो उसके लिए खुद को भुगतान करने के लिए, या उस व्यक्ति के लिए खुद को भुगतान करने के लिए, पहले उन्हें कॉर्पोरेट टैक्स देना होगा और फिर आप जानते हैं डिविडेंड वितरित करना होगा। तो मुझे लगता है कि जिस देश में वे काम कर रहे हैं, जहां वास्तव में अधिकांश संपत्ति उत्पन्न होती है, वहां उनके व्यापार उद्यम से किसी न किसी प्रकार की आय उत्पन्न करनी ही होगी। तो मुझे लगता है कि इसे पार कर लिया जाएगा। असलियत यह है कि आप हर किसी के लिए इसे सही नहीं कर सकते, हर देश और अपने लिए। आज हम वही कर रहे हैं जो यहाँ के लोगों के लिए उपयुक्त है, जो हमारे बजट के अनुकूल है, जो हमारे सिस्टम के अनुसार है, और हम आकर ये उपदेश नहीं देंगे कि यही मॉडल सबके लिए सही है। फिर से ये समझना अच्छा है कि आज हम ऐसी स्थिति में हैं कि ऐसा कर सकते हैं। अधिकांश लोग इसे देखकर कहते हैं कि वे ऐसा कर सकते हैं क्योंकि उनके पास तेल से होने वाली आय है। दुबई जैसे शहर के पास कोई तेल से होने वाली आय नहीं है, ठीक है? तो दुबई के पास अपने बजट को संतुलित करने, निवेश करने और एक अर्थव्यवस्था के रूप में बढ़ने के लिए रचनात्मक तरीके हैं। और यही बात है, जब सरकार चलाने वाले अच्छे लोग होते हैं जो हमेशा विविधता लाने के लिए नए नए तरीके सोचते हैं, जो किसी भी संभावित अंतर को भरने के लिए उपाय करते हैं, तो वे ऐसे समाधान ढूंढ सकते हैं जिसमें सभी को लाभ हो, न कि केवल किसी एक पक्ष या किसी विशेष जनसांख्यिकी को।